आखिर कौन बनेगा अगला सुपर पावर, इंडिया या फिर चाइना? लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि चाइना का इकोनॉमिक राइज सिर्फ 40 से 50 सालों में हुआ है। 1945 से लेकर ईयर 2000 तक यूएसए दुनिया का बॉस था। लेकिन क्या आज भी यूएसए वही पावर है? नहीं दोस्तों, आज अमेरिका को चाइना की ग्रोथ, रशिया की एग्रेशन और इवन इंडिया के राइज से कंपटीशन मिल रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया की जो आज तक वैसे कभी नहीं देखी गई। आज की दुनिया में जो पावर डायनेमिक्स बदल रहे हैं, उनका इम्पैक्ट हर एक इंसान की जिंदगी पर है। इमर्जिंग पावर्स, ट्रेड वॉर और नए अलायंसेस दुनिया का पावर स्ट्रक्चर कैसे बदल रहे हैं, यही है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आखिर कौन बनेगा अगला सुपर पावर, इंडिया या फिर चाइना? क्या वेस्ट का डोमिनेंस खत्म हो रहा है और हम इस नई दुनिया में कहां खड़े हैं, ये है आज का एक नया सवाल। तो शुरू करते हैं छोटी सी कहानी से। इमेजिन करो, पुरानी दुनिया में एक ही सुपर पावर होता था, जैसे कि पुराने रोमन एम्पायर्स या फिर ब्रिटिश एम्पायर। फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं 1997 के अराउंड कोल्ड वॉर के टाइम पे। ये एक यूनिक पीरियड था जब दुनिया को दो विशेष भाग में बांटी गई थी। यूएसए की तरफ जो कैपिटलिस्ट थी, वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे, लेकिन इस वॉर में कभी भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई, बल्कि ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी। यहाँ पर कोल्ड वॉर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस बेहतरीन जर्नी पर जाना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाया जाएगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कोलैप्स के बाद क्या हुआ। दुनिया सिर्फ एक ही सुपर पावर के नीचे आ गई थी, यूएसए। लेकिन आज का टाइम अलग है। आज की दुनिया में एक नहीं बल्कि मल्टीपल पावर्स हैं जो इस रेस में खड़ी हुई हैं, और यही है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का असली डेफिनेशन। अगर आपको लगता है यहाँ सिर्फ यूएसए और चाइना की बात होगी, तो बिल्कुल नहीं। इस रेस में इंडिया, रशिया, ब्रिक्स कंट्रीज सब अपनी जगह बना रहे हैं। हाँ भाई, अब सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि पूरी टीम ऑफ एवेंजर्स है ग्लोबल स्टेज पर। हर एक कंट्री सुपर पावर बनने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन है? चाइना। क्या आपको पता है कि दुनिया का 28% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चाइना करता है? और चाइना को लोग प्यार से द वर्ल्ड्स फैक्ट्री भी बुलाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि चाइना का इकोनॉमिक राइज सिर्फ 40 से 50 सालों में हुआ है? 1978 में जब डेंग जियोपिंग ने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए, तब चाइना ने अपने इकोनॉमी को ओपन अप किया, और इससे क्या हुआ? चाइना ने दुनिया को हिला दिया। लेकिन चाइना का राइज सिर्फ इकोनॉमी तक ही नहीं रहा, उनका मिलिट्री पावर भी देखने लायक है। साउथ चाइना सी में अपने आइलैंड बना रहे हैं, इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं और ताइवान को हर वक्त धमकी देते रहते हैं। पर क्या चाइना को सिर्फ यही बनाता है पावरफुल? नहीं दोस्तों, चाइना का सबसे बड़ा वेपन है उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के थ्रू चाइना एशिया, अफ्रीका और यूरोप में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है। ये सब इंफ्रा प्रोजेक्ट का बहाना है, पर असली मकसद है ग्लोबल डोमिनेंस हासिल करना। चाइना जो रोड्स बना रहे हैं, वो सिर्फ रोड्स ही नहीं, वो राहें हैं उनकी ग्लोबल कंट्रोल की। हर रोड, हर पोर्ट और हर ब्रिज एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब आते हैं हमारे ओल्ड सुपर पावर यूएसए पर। तो दोस्तों, यूएसए ने तो 20वीं सेंचुरी को अपना मैदान समझकर खेला है। 1945 से लेकर ईयर 2000 तक यूएसए दुनिया का बॉस था। लेकिन क्या आज भी यूएसए वही पावर है? नहीं दोस्तों, आज अमेरिका को चाइना की ग्रोथ, रशिया की एग्रेशन और इवन इंडिया के राइज से कंपटीशन मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूएसए का इन्फ्लुएंस कम क्यों हो रहा है। एक सिंपल सा रीजन है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और ट्रेड वॉर्स। आज के दिन पे यूएसए का $33 ट्रिलियन का नेशनल डेट है, जो हर सिटीजन पर लगभग $1 लाख का बर्डन है। इंटरनल पॉलिटिकल डिवीजन ने उसको वीक बना दिया है। फिर भी यूएसए अभी भी एक सुपर पावर है, लेकिन एक स्ट्रगलिंग सुपर पावर। जो ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहे हैं, उसमें यूएसए अपने टैरिफ पॉलिसीज को चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो कर पाएगा? दैट्स द बिग क्वेश्चन। वैसे तो यूएसए ने ट्रम्प के वॉल का भी प्रॉमिस किया था, लेकिन वॉल से ज्यादा टेंशन तो टैरिफ और ट्रेड वॉर्स की है। जैसे किसी ने कहा है कि एक वॉल बनाने से कुछ नहीं होता जब ट्रेड वॉर्स की दीवार खड़ी है। और अब बात करते हैं इंडिया की, हमारी अपनी कंट्री। दोस्तों, इंडिया का राइज किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या आपको पता है कि इंडिया आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है? और अगर इसी स्पीड से हम आगे बढ़ते रहें तो 2030 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकते हैं। इंडिया का आईटी सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन को सर्विस देता है। तो क्या इंडिया का ग्लोबल रोल सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड है? बिल्कुल नहीं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी चेंज हो रही है, और आज हम अमेरिका के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं और चाइना से compete भी कर रहे हैं। इंडिया एक ऐसे मोमेंट में है जहां हम डिसाइड करेंगे कि हम एक ग्लोबल प्लेयर बनेंगे या फिर नहीं, और ये डिसीजन सिर्फ सरकार का नहीं, हर एक सिटीजन का है। इंडिया का क्वाड अलायंस विद यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया और ब्रिक्स दोनों में रोल प्ले करना इज द प्रूफ ऑफ इंडिया बैलेंसिंग एक्ट, और ये डिप्लोमेसी का खेल सिर्फ एक शुरुआत है। मतलब दोस्तों, हम दोनों तरफ खेल रहे हैं, हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। आज हम एक तरफ यूएसए के साथ खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पास ब्रिक्स का सपोर्ट भी है। यही तो है असली बैलेंसिंग एक्ट। रशिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? यूक्रेन वॉर, कोल्ड वॉर या फिर व्लादिमीर पुतिन?
रशिया की पावर पॉलिटिक्स दुनिया में एक अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है। क्या आपको पता है, रशिया के पास दुनिया का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है और उसने अपने मिलिट्री इन्फ्लुएंस को खूब बढ़ाया है, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो या फिर सीरिया में प्रॉक्सी वॉर्स। लेकिन क्या रशिया एक डिक्लाइनिंग पावर है? आज के दिन पे रशिया की इकोनॉमी को सैंक्शन ने बहुत डैमेज किया है। क्या आप जानते हैं कि 2022 में यूक्रेन पर अटैक के बाद रशिया को कई देशों से सैंक्शन का सामना करना पड़ा, फिर भी रशिया अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा उठा रहा है और आज भी वेल स्टैब्लिश है। तो दोस्तों, क्या रशिया अभी भी एक सुपर पावर है या उसका टाइम खत्म हो रहा है? यही एक मिस्ट्री है। रशिया ने एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने इन्फ्लुएंस को हमेशा से बढ़ाने की कोशिश की है, जैसे कि गैस एक्सपोर्ट टू यूरोप। और अब बात करते हैं अलायंसेस की। दुनिया में दो बड़े अलायंसेस हैं जो फेस ऑफ करते हैं, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और G7, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान एंड कनाडा। इन दोनों अलायंसेस के विजन बिल्कुल ही अलग हैं। ब्रिक्स का मेन एम है डेवलपिंग नेशंस का ग्लोबल स्टेज पर एम्पावर करना, ताकि उन्हें भी डिसीजन मेकिंग में अपना एक इंपॉर्टेंस मिले, और ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की हमेशा से कोशिश करते हैं ताकि उन्हें बेनिफिट मिले। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ईयर 2023 में ब्रिक्स ने अपनी मेंबरशिप को एक्सपैंड करने की भी सोची, जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे पावरफुल कंट्रीज का नाम आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, अगर ब्रिक्स सक्सेसफुल होता है तो ये G7 इकोनॉमिक डोमिनेंस को चैलेंज करेगा, जो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को खुद के हाथ में रखता है। ये अलायंसेस का पावर टसल हमारी जिंदगी को डायरेक्टली इंपैक्ट भी करेगा। अगर ब्रिक्स ने सक्सेसफुल पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की तो दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम में एक नया बैलेंस बन सकता है, जिससे डेवलपिंग नेशंस को काफी बेनिफिट होगा। तो ऐसा समझो, एक तरफ बिलियनर G7 है जो लग्जरी में जी रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स का नया क्लब जिसमें सबको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। वैसे बातें तो अच्छी हैं, लेकिन क्या ये वाकई में इंप्लीमेंट होगा? यही है असली सवाल। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी का भी एक बड़ा रोल है। क्या आपको पता है कि 5G से लेकर AI तक ये सब कंट्रीज के बीच में कंपटीशन का नया बैटलफील्ड है। यही है टेक वॉर। चाइना का हुआई से लेकर यूएसए के सिलिकॉन वैली तक सब अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ इकोनॉमी का ही पावर डायनामिक्स पर असर है? बिल्कुल नहीं, टेक्नोलॉजी भी उतनी ही जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब स्ट्रेटेजिक टूल्स बन गई हैं, जैसे कि जो कंट्रीज AI डेवलपमेंट में आगे हैं उनका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। क्या आपने सुना है कि यूएसए ने चाइना के 5G टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट किया है? क्यों किया है? क्योंकि उन्हें लगता है जो कंट्रीज टेक में आगे हैं वही दुनिया को आगे लीड करेंगे। ये बैटल सिर्फ टेक कंपनीज के बीच नहीं है, बल्कि नेशंस के बीच हो रही हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स को ये समझ में आ गया है कि जो कंट्री टेक्नोलॉजी में आगे है वही सबसे पावरफुल है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशल मूवमेंट और ग्लोबल सिटीजनरी। आज की दुनिया में लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर छोटे मोटे इश्यूज पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ग्लोबल इश्यूज पर भी अवेयरनेस बढ़ रहा है। क्या आपको याद है #MeToo मूवमेंट या फिर ब्लैक लाइफ मैटर? ये मूवमेंट न सिर्फ लोकल इशू तक सीमित रही, बल्कि ग्लोबल लेवल पर इंपैक्ट कर रहे हैं। ये मूवमेंट्स गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पर यूथ मूवमेंट्स ने लीडर्स को जागरूक किया और गवर्नमेंट्स को एक्शन लेने पर मजबूर किया है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि ग्लोबल कॉन्शियसनेस की नई परिभाषा है। ये मूवमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि हर एक सिटीजन की वॉइस जरूरी है, और जब हम कलेक्टिवली बोलते हैं तो गवर्नमेंट्स को सुनना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्लोबल मूवमेंट पर खड़े हैं जहां न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का फ्यूचर तय हो रहा है। क्या यूएसए अपना डोमिनेंस लूज करेगा? क्या चाइना नया ग्लोबल लीडर बनेगा? या फिर इंडिया, रशिया और ब्रिक्स का इमर्जिंग पावर ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करेगा? एक बात तो पक्की है, जो अलायंस आज बन रहे हैं और आज जो ट्रेड वॉर्स और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पर डायरेक्टली पड़ने वाला है, और ये पड़ना पूरी तरह से तय है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस नई दुनिया के लिए तैयार हैं, या फिर हम सिर्फ देखते ही रह जाएंगे? हम सबको समझना होगा कि पावर डायनेमिक्स सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि हम सब भी इसमें शामिल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये दुनिया डायनेमिक्स है और हमें भी डायनेमिक बनना पड़ेगा। तो चलो मिलकर इस दुनिया को समझते हैं और बनाते हैं नई दुनिया।